लेकिन हाँ, एफडी से आपको 1 से 3% का इसमें पॉजिटिव रिटर्न ज़रूर मिलेगा। ये उन लोगों के लिए सबसे बेस्ट है जिन लोगों को रिस्क नहीं लेना है या जिन लोगों को बहुत ज़्यादा लॉन्गर व्यू देखना है या जिनकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी नहीं है, और उन लोगों के लिए भी बेस्ट है जिन्होंने अपना काफ़ी सारा जो अमाउंट है वो इक्विटी में डाल रखा है और वो अब कुछ एक डाइवर्सिफ़ाई अपना पोर्टफोलियो करना चाहते हैं, तो डाइवर्सिफ़िकेशन के लिए भी एक ये बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है। अब हम लोग आएँगे कि जो टाइप्स ऑफ डेब्ट म्यूचुअल फंड्स हैं वो क्या होते हैं। हेलो नमस्कार, मैं सुयश अग्निहोत्री आप सबके सामने फिर से आया हूँ और आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपना जो टॉपिक है म्यूचुअल फंड, और ये म्यूचुअल फंड का जो मेरा थर्ड पार्ट है। बट कंटिन्यू करने के पहले एक बार हम लोग रिकैप देख लेते हैं कि हम लोग ने इसके पिछले वीडियो जो मैं लेके आया था उसमें हम लोग ने क्या-क्या चीज़ें सीखी हैं। जैसा कि आपको याद होगा, अगर आप लोग ने मेरा पहला वीडियो देखा है तो, कि हम लोग ने लास्ट टाइम पे म्यूचुअल फंड्स के टाइप पढ़े थे और उसमें भी उसका इक्विटी टाइप पढ़ा हुआ था कि इक्विटी में जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, फोकस फंड और लार्ज मिड कैप फंड होते हैं। अगर आपने मेरा इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ देखिए, अगर आप इन टर्म से रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जो इनकम्प्लीट नॉलेज होती है वो काफ़ी डेंजरस होती है, क्योंकि उससे कभी भी आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। इसलिए प्लीज़ उस वीडियो को देखिए, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब आगे चलते हैं आज की जर्नी में। अब आज हम लोग जानेंगे टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड, लेकिन डेप्थ में। जैसे कि अभी तक की वीडियोस में हम लोग ने टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड में इक्विटी टाइप जो होता है म्यूचुअल फंड का वो हम लोग ने जान लिया। अब आज हम लोग जानेंगे डेप्थ टाइप जो होता है। अब डेप्थ जनरली आपको लोग को टर्म से ही पता चल रहा होगा, डेप्थ मीन्स लोन। अब आप लोग सोचोगे कि लोन का और म्यूचुअल फंड्स का क्या लेना देना है। जी हाँ, बिल्कुल है। बहुत सारे कॉर्पोरेट्स और गवर्नमेंट को अपना फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए, अपना कैपेसिटी एक्सपेंशन के लिए, अपने डेट रिड्यूस करने के लिए मनी का रिक्वायरमेंट रहता है। लेकिन अब उनको अगर वो मनी मार्केट से लेने जाएंगे, मार्केट इन द सेंस कि अगर वो बैंक से लेने जाएंगे तो उनको या तो अपना कोई सिक्योरिटी उसके बदले में देना पड़ेगा या फिर उनको उसके अगेंस्ट में एक हाई रिटर्न देना पड़ेगा। तो इस केस में क्या होता है कि जो कॉर्पोरेट है, गवर्नमेंट है, जो अलग अलग कंपनीज हैं वो पब्लिक से लोन लेती हैं। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना है, वो पब्लिक से लोन लेती हैं, यानी हम आप जैसे लोग से लोन लेती हैं। और आज तक आप लोगों को लग रहा होगा कि हम लोग सिर्फ लोन लेने वाले हैं। जी नहीं, हम लोग लोन दे भी सकते हैं, लेकिन उसके बदले में क्या रहता है, जैसे कि अगर हम बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक हमको एक फिक्स रेट पे इंटरेस्ट देता है, एक कंपाउंड इंटरेस्ट देता है। सेम उसी तरीके से हम लोग जो लोन देते हैं, हम लोग जो मनी देते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के लिए देते हैं, चाहे वो 3 साल, 10 साल, 5 साल, जैसा जिसका फ्लेक्सिबिलिटी वैसा देता है। और एक पर्टिकुलर हम लोग रेट पे देते हैं, मीन्स एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट पे देते हैं। जो हम लोग उसको पैसा दे रहे हैं, चाहे वो कॉर्पोरेट हो, गवर्नमेंट हो, उनके अगेंस्ट में हम लोगों को एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट मिलता है एक पर्टिकुलर इंटरवल पे और एक फिक्स टाइम के लिए। तो जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो ये है। अब उसी में जो डेब्ट म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो इसी तरीके के जो बॉन्ड्स होते हैं। अब बॉन्ड्स आप लोग नहीं समझेंगे, बॉन्ड्स के लिए मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊंगा। आप लोग ऐसा समझे कि लोन का जो भी ये बाई और सेल प्रोसेस जो भी सारा चीज है ये एक बॉन्ड के अगेंस्ट होता है। इसको एक बॉन्ड टर्म दिया जाता है, इसको बोलते हैं बॉन्ड्स। ये आपने कई बार सुने होंगे कि इस कंपनी ने बॉन्ड निकाला है, गवर्नमेंट ने बॉन्ड्स निकाला है। अभी रिसेंटली एनएचआई ने बॉन्ड निकाला था जिसमें उन्होंने 8% का इंटरेस्ट रखा था फॉर 10 ईयर्स, 13 ईयर्स अलग अलग में। तो जो डेप्ट म्यूचुअल फंड होते हैं वो इसी तरीके के बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं। अब इस तरह के फंड्स का मीनिंग क्या होता है, इस तरह के फंड्स यूजफुल कैसे होते हैं। जो लोग हैं जिनको रिस्क नहीं लेना है उनके लिए फंड सबसे बेटर है। इसमें क्या रहता है कि आपको रिस्क नहीं रहता, लेकिन इक्विटी की तरह आपको रिवॉर्ड भी नहीं रहता है। मीन्स आपको इसमें 12, 13, 14, 15% इस तरह के नहीं मिलेंगे, लेकिन हाँ, एफडी से आपको 1 से 3% का इसमें पॉजिटिव रिटर्न जरूर मिलेगा। ये उन लोगों के लिए सबसे बेस्ट है जिन लोगों को रिस्क नहीं लेना है या जिन लोगों को बहुत ज़्यादा लॉन्गर व्यू देखना है या जिनकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी नहीं है, और उन लोगों के लिए भी बेस्ट है जिन्होंने अपना काफ़ी सारा जो अमाउंट है वो इक्विटी में डाल रखा है और वो अब कुछ एक डाइवर्सिफाई अपना पोर्टफोलियो करना चाहते हैं। तो डाइवर्सिफिकेशन के लिए भी एक ये बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है। अब हम लोग आएंगे कि जो टाइप्स ऑफ डेप्थ म्यूचुअल फंड्स हैं वो क्या होते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है कि टाइप्स ऑफ डेप्थ फंड में अपना लिक्विड फंड्स, कॉर्पोरेट फंड, बैंक एंड पीएसयूज एंड शॉर्ट ड्यूरेशन, ये 4 तरीके के फंड हैं। अब हम लोग सबसे पहले बात करेंगे लिक्विड फंड में। अब जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है कि जो लिक्विड फंड्स हैं ये जनरली शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होते हैं। इनका जो मेच्योरिटी पीरियड होता है अप्रॉक्स आपका 91 डेज का रहता है। और जनरली इस तरह के फंड्स में जो ट्रेजरी बिल्स होते हैं या कमर्शियल पेपर्स होते हैं, इन सब में जो फंड है वो इन्वेस्ट करता है। अब आप लोग को ये ट्रेजरी बिल्स और कमर्शियल पेपर्स ये सारी चीजें नहीं लग रही होंगी। अगर आप लोग को इस सब का नॉलेज है तो बहुत ही अच्छा, और नहीं है तो मैं इसके लिए एक वीडियो बाद में लेके आऊंगा और एकदम डेप्थ में नॉलेज दूंगा, इसलिए उस वीडियो का वेट करें। अब हमारा जो दूसरा टाइप आया वो आया कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। अब कॉर्पोरेट बॉन्ड क्या रहता है कि बहुत सारे कॉर्पोरेट्स हैं जिनको अपना कैपेसिटी एक्सपेंशन करना है,
फ्यूचर एक्सपेंशन करना है, नए बिजनेस में जाना है, या उनको अपना डेप्थ रिड्यूस करना है, तो वो लोग पब्लिक को अप्रोच करते हैं एक ऐसी लोनिंग प्रोसेस के लिए, जो कि मैंने बताया जिसको एक बॉन्ड बोलते हैं। ये सारी चीजें रेगुलराइज होती हैं सेबी के अंडर में। अब सेबी क्या होता है वो भी मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। अब आप ये सोचोगे कि मैंने कॉर्पोरेट बॉन्ड में इन्वेस्ट तो कर दिया, लेकिन कंपनी डूब गई तो कंपनी का रिस्क प्रोफाइल क्या है? तो इसके लिए एक सबसे इजी चीज रहती है कि इन लोग की जो जितने भी कॉर्पोरेट्स हैं उनकी क्रेडिट रेटिंग होती है। जब वो पब्लिक में ऑफर करते हैं लोनिंग के लिए, तो जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती है, जैसे कि आपका एक सिविल स्कोर होता है, उसी तरीके से इनका एक क्रेडिट स्कोर होता है, जो कि जो ऑथराइज एजेंसीज हैं क्रेडिट रेटिंग की, वो इनको ऑथराइज करती हैं। अब वो किस तरह से इनकी क्रेडिट रेटिंग देखती हैं कि उनका फ्यूचर एक्सपेंशन देखती है, वो कैश रेट कितनी है, उनके ऊपर डेप्थ कितना है, उनका फ्यूचर प्लान क्या है, कंपनी का ग्रोथ कैसा है, उनके जो क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं वो कैसे जा रहे हैं, इन सारी चीज़ों को देख के वो एक क्रेडिट रेटिंग देती है। अब जो क्रेडिट रेटिंग है वो एक अपने आप में ही बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, इसलिए मैं आपको आगे बताऊंगा। आप बस ये मान के चलिए कि वो क्रेडिट रेटिंग के अगेंस्ट में उनको जज किया जाता है कि अच्छा इसमें मैं डालूं कि नहीं डालूं। जैसे कि मान लीजिए कोई कॉर्पोरेट है जिसने अपना ये बॉन्ड ऑफर किया है और उसकी क्रेडिट रेटिंग AA है, इट मीन्स वो एक स्टेबल है और उसका फेलियर के चांसेस बहुत ही कम है। एक आप शॉर्ट में ये समझिए। अभी अब इसके बाद अगला टाइप आया हमारा बैंक एंड PSUs। अब जैसे कि जो PSUs हैं मींस पब्लिक सेक्टर जो भी यूनिट्स हैं जिनको गवर्नमेंट अंडरटेक करती है, जनरली उनका मोर देन 50% उसमें स्टेक रहता है, वो भी अपने फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए लेके आती हैं, अपना बॉन्ड लेके आती हैं। और वो सारा चीज़ें जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में होता है वो इसमें भी रहता है, PSUs में भी, कि उनका क्रेडिट रेटिंग होती है, उनका सारा चीज़ रिस्क रेटिंग देखा जाता है, उसी अकॉर्डिंग उसका क्रेडिट रेटिंग मिलता है। और बस इसमें ये चीज़ रहता है क्योंकि वो पब्लिक सेक्टर यूनिट है, जो जो जनरल पब्लिक होती है उसमें उनको ट्रस्ट ज़्यादा रहता है कि हाँ ठीक है ये कंपनी डिफ़ॉल्ट कम करेगी। लेकिन क्योंकि आपकी क्रेडिट रेटिंग आपको उसको असाइन की हुई है, तो आप क्रेडिट रेटिंग देख के आप ईज़िली वो चीज़ देख सकते हो कि अच्छा, जैसे कि अब कोई म्यूचुअल फंड है जिसने जो कॉर्पोरेट फंड्स में इन्वेस्ट करता है। अब आपने देख लिया कि वो जो म्यूचुअल फंड्स है उसने कितने-कितने कॉर्पोरेट फंड्स में इन्वेस्ट किया है और जो कॉर्पोरेट फंड में उसने इन्वेस्ट किया हुआ है, उनकी रेटिंग क्या है। आप इस अकॉर्डिंग वो जज कर सकते हो कि अगर आपको सपोज करिए किसी भी आपको डेब्ट फंड में इन्वेस्ट करना है, तो सपोज करिए आप किसी कॉर्पोरेट बॉन्ड वाले म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो जो कि कॉर्पोरेट बॉन्ड में ही सिर्फ इन्वेस्ट करता है। तो उसमें क्या रहेगा, आपने देख लिया कि उसका टोटल पोर्टफोलियो में कितने उसने बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया हुआ है। अलग-अलग जनरली अलग-अलग बॉन्ड्स में ही लोग इन्वेस्ट करते हैं कि उनका जो टोटल अमाउंट है वो डाइवर्सिफाई रहे और रिस्क कम रहे, और उसमें रिटर्न कितना है, कितने साल के लिए उसने करके रखा हुआ है। इस तरह से आप एक जज कर सकते हो कि आप किस म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्ट करो। अब बैंक भी एक सेविंग बैंक के नाम से एक बॉन्ड लेके आते हैं, जिसमें क्या रहता है कि जो RBI के रेगुलेटिंग में आता है, और ये 1000 रुपए के मल्टीपल पर रहता है। जैसे कि मान लीजिए आपको 10,000 करने हैं, तो आप 1000 रुपए के 10 टाइम्स मीन्स 10 आप उसका यूनिट लोगे, 1000 रुपए की एक यूनिट रहती है। तो जनरली आज के टाइम पे वो उसका 8% आपका इंटरेस्ट चल रहा है, और उसमें क्या रहता है कि आपका जो इंटरेस्ट है वो आपको हाफ ईयरली पेड होता है, और इसका जो मैच्योरिटी पीरियड है वो 6 ईयर का रहता है। ये प्योरली एक गवर्नमेंट का ही स्कीम रहता है जिसको सेविंग बॉन्ड बोला जाता है। तो जनरली जो डेब्ट म्यूचुअल फंड होते हैं वो क्या करते हैं कि उन्होंने एक पोर्टफोलियो बना लिया। अब उस पोर्टफोलियो में आपके कॉर्पोरेट बॉन्ड्स भी रहेंगे, कुछ PSUs बॉन्ड भी रहेंगे, कुछ लिक्विड बॉन्ड्स भी रहेंगे, और कुछ आपके शॉर्ट ड्यूरेशन वाले भी रहेंगे। इन सब का सम करते हैं कि उनको जो ओवरऑल उनको जो ग्रोथ है वो भी मिलती रहे, नॉर्मली जो डेब्ट फंड में मिलती है, और प्लस उनका रिस्क भी कम रहे। तो इस वजह से जो डेब्ट फंड है वो आपको थोड़ा-सा ईज़ी हो जाता है चूज़ करना, जिस तरह से मैंने बताया, अगर आप उस तरह से चूज़ करोगे तो। अब आया शॉर्ट ड्यूरेशन फंड। शॉर्ट ड्यूरेशन फंड ये जनरली 1 से 3 साल के टाइम फ्रेम के लिए होते हैं। इसमें आपको 1 से 3 साल के लिए अगर आपको पैसा कहीं भी पार्क करना है और आपको लगता है कि वो मेरा एकदम सेफ रहना चाहिए, मेरे पास उसके लिए एकदम भी रिस्क नहीं है, तो आप शॉर्ट ड्यूरेशन फंड में पार्क कर सकते हो। इसमें आपको जो FD है, FD से इंटरेस्ट आपको ज़्यादा ही मिलेगा। जो मैंने बताया, जनरली आपको हर डेब्ट फंड में अगर आपका ग्रोथ अच्छा है तो आपको हर डेब्ट फंड में आपको FD से 1 से 3% के बीच में आपको ज़्यादा ही रिटर्न मिलेगा। और उसके बाद में शॉर्ट ड्यूरेशन में क्या है कि 1 से 3 साल का मैच्योरिटी रहता है, तो आप अलग-अलग जो भी शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स मार्केट में अवेलेबल हैं, आप उनको सर्च कर सकते हो, और 1 से 3 साल के लिए अपना पैसा आप वहाँ पे भी पार्क कर सकते हो। तो ये था डेब्ट फंड, जो कि मैंने आप लोग के सामने एक्सप्लेन किया है। अब इसमें हम लोग को क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि आप लोग ने एक बहुत ही पॉपुलर एक कोट सुना होगा कि डोंट पुट ऑल द एग्स इन वन बास्केट। तो अपना जो पैसा है आपको इस तरह से उसको प्लान करना है कि आपका जो एक ही बास्केट में ना जाए, कि अगर मान लीजिए एक बास्केट एक टाइम पे रिस्क में, क्योंकि ये एक साइक्लिक मूवमेंट होता है, कभी कोई ऊपर जाता है, कभी आपको गोल्ड के प्राइसेस ऊपर जाएंगे, कभी आपको शेयर मार्केट्स ऊपर जाएंगे, कभी कोई शेयर मार्केट नीचे जाएगा, गोल्ड का प्राइस ऊपर जाएगा, मेटल्स के प्राइस नीचे जाते हैं ऊपर जाते हैं। तो हर एक साइक्लिक मूवमेंट पे ही सारा चीज डिपेंड करता है, और वो
वही एक रियल ट्रूथ है कि अगर कोई सोचे कि मैंने जहां पे भी इन्वेस्ट किया वो हमेशा पॉजिटिव 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 जाएगा, तो ऐसा कभी नहीं रहेगा। आप कोई भी ग्राफ उठा के देख लो, वो पॉजिटिव जाएगा, देन नेगेटिव जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन लॉन्गर टर्म में वो हमेशा ऐसे ग्राफ जाता रहेगा। मतलब लॉन्गर टर्म में अगर आप लॉन्ग होरिजन में देखोगे तो हमेशा ग्राफ आपका पॉजिटिव की तरफ ही जाएगा, लेकिन शॉर्ट ड्यूरेशन में पॉजिटिव नेगेटिव जाएगा। तो वो जो नेगेटिव टाइम होता है उस टाइम पे आप लोग को सेव करने के लिए एक ये डेप्थ फंड होता है कि इसमें आपका जो रिस्क होता है वो एक स्टेबल रहता है, और उस टाइम पे आप लोग को ये पीस देता है जब कभी मार्केट नीचे रहता है। तो इस वजह से आप लोग को डेप्थ फंड में भी अपना पोर्टफोलियो का कुछ पोर्शन, चाहे वो 10% ही क्यों ना हो, लेकिन इसमें इन्वेस्ट जरूर करना चाहिए। आइए अब चलते हैं अपने मोटिवेशनल थॉट के सेक्शन पे। आज का जो मैं कोट लेके आया हूँ ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोट है और ये एक लाइफ चेंजिंग कोट है। इफ यू डोंट प्लान योर प्लान इट विल रिमेन अ ड्रीम। ये एकदम सही कोट है, क्योंकि हर किसी का कोई ना कोई ड्रीम पक्का ही रहता है। अगर कोई ये बोले कि मेरा ड्रीम नहीं है तो मैं मान ही नहीं सकता। हर कोई कुछ ना कुछ ड्रीम करके चलता है। वो बात अलग है कि वो टाइम के साथ में अपने ड्रीम को कम करता जाता है, क्योंकि वो जो उसकी प्लानिंग चाहिए उसको ड्रीम के लिए, एक तो प्लान नहीं करता, और अगर प्लान कर भी लेता है तो उसके जो स्टेप्स हैं उनको फॉलो नहीं करता उसको अचीव करने के लिए। इसलिए कोई भी अगर आपका ड्रीम हो, चाहे कोई भी एज हो, मैं बोलता हूँ किसी भी एज में आप अपने ड्रीम को पा सकते हो। बस आपके अंदर एक, जो मैंने लास्ट अपनी वीडियो में बोला था कि आपके अंदर में एक बिलीफ सिस्टम होना चाहिए, और उस ड्रीम को पाने के लिए जो भी प्लान चाहिए आप उसको डिस्कस कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि मैं कोई आपकी मदद कर सकता हूँ तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालें। जो भी मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं अगर वो आपके ड्रीम से मैच करते हैं तो मैं आपके संग उनकी मीट करा सकता हूँ, चाहे वो वर्चुअल मीट क्यों ना हो, और वो आपको एक गाइड कर सकते हैं। क्योंकि आजकल जब तक आप किसी से नॉलेज लोगे नहीं तब तक आप एकदम सही डायरेक्शन पे नहीं पहुंचोगे। कि अगर सपोज करिए आपका एक ड्रीम है कि मेरे को एक अच्छा जिमनास्ट बनना है, तो जब तक आपने जो बंदा उस फील्ड में है ऑलरेडी, अगर आप उस फील्ड के बंदे से आप नहीं बात करोगे तब तक आपको नहीं पता चलेगा। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं कि बहुत सारे लोग एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं, लेकिन वो डिस्कस किससे करते रहते हैं कि जो ऑलरेडी 30 साल 50 साल से जॉब में है और वो ऐसी सराउंडिंग में सेटल हो गए क्योंकि उन लोग ने 20-30 साल जॉब ही किया हुआ है। इस वजह से उन लोग को एक एंटरप्रेन्योरशिप करना, बिजनेस करना एक बहुत ही रिस्क लगता है। देखिए रिस्क तो है लेकिन उसका रिवॉर्ड भी उतना ही अच्छा है। तो आप अगर आपको कोई एंटरप्रेन्योरशिप करनी है, बिजनेस करना है, किसी भी फील्ड में आपको अगर आपका ड्रीम है, तो सबसे पहले तो आप ऐसे लोगों से डिस्कस करें जो ऑलरेडी उस फील्ड में हैं, और उसके बाद में उन लोग से पूछें कि उस ड्रीम को पाने के लिए मेरे को क्या क्या स्टेप्स करने हैं, और उन स्टेप्स को प्लान करें। क्योंकि अगर आपको उस ड्रीम को पाने के लिए कोई भी अगर आपको प्लान बनाना है, अगर उस प्लान को आप प्लान नहीं करते हो तो वो ड्रीम कभी भी आपका ड्रीम बन ही नहीं पाएगा। वो हमेशा ड्रीम ही रहेगा, वो ड्रीम कभी भी आपका रियल लाइफ में आ ही नहीं पाएगा। इस वजह से आज ही आप सोचें कि मेरा क्या प्लान था या क्या प्लान है, जैसे मैंने लिख रखा है व्हाट्स योर प्लान, और उसको स्टेप बाय स्टेप, उसको स्टेप बाय स्टेप क्या क्या उसके प्रोसीजर्स हैं, किस तरह से मैं पा सकता हूँ। बस एक बिलीफ सिस्टम रखना है, हमेशा पॉजिटिव रहना है, और मेरा भरोसा करिए कि अगर आपने वो चीज़ करी, स्टेप बाय स्टेप अपने प्लान किए, तो आप हमेशा अपने ड्रीम को आप रियल लाइफ में अचीव करते हुए देखोगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। क्योंकि इस जर्नी में जो मैंने बताया था अपने पिछले वीडियो में कि मेरा इस बिलीफ सिस्टम है कि मुझे इस साल में कम से कम 1 लाख लोगों तक ये जर्नी पहुंचानी है, तो प्लीज़ उसमें साथ दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।